हेलो, गुड इवनिंग। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका पार्थ फिर से लेकर के आया हूँ पॉलिटी का पॉलिटी का सेकंड लेक्चर। ठीक है। और इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर प्रीलिम्स के बाद एक मेंस का लेक्चर होगा, और मेंस के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं हर उस चैप्टर से। तो कल मैंने एक पढ़ा था, आपको मैंने बताया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स थी। आज हम उससे मेंस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ इसमें प्रीलिम्स के भी फैक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। तो एक सेकेंड। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक का नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए, बहुत तरह तरह की डेफिनेशंस किताबों में लिखी रहती है, पर द फोरमोस्ट डेफिनेशन जो आपको जीएस 2 में लिखना है, दैट इज, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये खुद का मेरा नोट्स है। एक बहुत बड़े हमारे टीचर थे, उनका नोट्स प्लस इसमें मेरा एडिशन है। ठीक है, मैं ये भी खुद का सारा क्रेडिट नहीं लूंगा, मेरा ही नोट्स है। इस सर का नोट्स है, उसमें मेरा एडॉन्स है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बेसिक बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू विच द नेशन नेशन और अ स्टेट इज गवर्न। अगर लैटिन में बात करें तो दिस इज लेगस लेगम, सॉरी लेगस लेगम, है ना। लेगस लेगम, लेगस लेगम क्या होता है, मींस इट इज लॉज, लॉ ऑफ लॉज। ये लॉ ऑफ लॉज है, आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ लॉज है, मतलब कि लॉज है, वो लॉज कैसे गवर्न करेंगे उसका लॉ है। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। सो व्हाट इज अब कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बेसिकली द रूल बुक, और बेसिकली डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जिससे एक नेशन या स्टेट गवर्न होता है। फिर नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुछ भी नहीं, अमेंडमेंट्स, इंटरप्रिटेशंस, कन्वेंशंस, इन ये सब जो इंक्लूड करके बनता है जो टर्म, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो आता है, बहुत सारी चीजें आती है, हमारे जो लॉज हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस इंटरप्रिटेशंस हैं, आप देख सकते हैं नोट्स में मेंशन है। इसके अलावा जो कन्वेंशंस चले आ रहे हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, दैट कंप्राइजेज एंड मेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आखिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का की अहमियत क्या है। तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत ये है, आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत ये है कि पहली बात, कोई भी देश नेशन स्टेट उससे, नेशन स्टेट उस होता है। अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो उस देश में अनार्की हो जाएगा, और उसका फंक्शनिंग विम्सिकल हो जाएगा, वो तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो पहला चीज है कि वो किसी पॉलिटी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, वो बताता है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स टेरिटोरीज, है ना। दूसरी चीज आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो उनके बीच में क्या फंक्शन है, क्या किसका डोमेन है, क्या किसकी जुरिस्डिक्शन है, ये कौन डिफाइन करेगा, हम और आप नहीं, ये जो संविधान है वो डिफाइन करेगा। तीसरा चीज आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ अगर ये इंडिया है तो हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट भी है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ यूनिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी है। तो क्या सेंट्रल के आधार क्षेत्र में आता है, क्या स्टेट के आधार क्षेत्र में आता है, वो भी कौन तय करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आप देख सकते हैं सेवेंथ शेड्यूल जो है, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये चीज तय करता है। इसके अलावा ऑल्सो लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट। देखिए, किसी स्टेट को आप अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो वो एक ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगा। ठीक है, और वहां जनता का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप डिक्टेटरशिप में देख सकते हैं, नाजी जर्मनी में देखा गया है, फांसी इटली में देखा गया। तो ये यहाँ एक और चीज है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, ये लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हमें हमारी हक, आप समझ सकते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्या होता है फंडामेंटल राइट। तो हमें क्या हक है स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट हमारे किन राइट्स का हनन नहीं कर सकता, एब्राइज नहीं कर सकता, इन्फ्राइज नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इसी की इंपॉर्टेंस है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, सारे के सारे जो पीडीएफ हैं सारे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं।
ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं कुछ लाइंस बताऊंगा जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स आवर आइडियल्स, एस्पिरेशंस एंड आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए हमें हमारे एक व्हाट इज मेंट टू बी एन इंडियन, एक भारतीय होने का क्या मतलब है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, हमारे एस्पिरेशंस, यहाँ की जनता के क्या उम्मीदें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। यहाँ तक कि वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बताता है। ठीक है, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को के रिमेडियल मेजर्स भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हैं एक ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एक टोटल ब्रॉड डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश गवर्न होता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉमन नॉर्मेटिव होम फॉर डाइवर्स एलिमेंट्स इंडियन सोसाइटी। आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स, कहते हैं अनेकता में एकता भारत की विशेषता। हर कुछ किलोमीटर पे भाषाएं, लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, बहुत चीज बदल जाती है। तो इन तमाम, तो डाइवर्स चीज में अगर एक चीज कॉमन है तो वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन तमाम लोग को बांधे हुए है। आगे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रेम्बल के अंदर इंटीग्रिटी शब्द है। ठीक है, फ्रैटर्निटी है। तो व्हाट आर दिस, ये सब यही बताता है कि जो अनेकता में एकता जो है भारत की जो विशेषता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो ये सारी आप सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आप कभी भी मेंस में आए तो आराम से 6-7 पॉइंट आप लिख सकते हैं। सर पॉइंट्स कैसे मेंस के लिए रिमेंबर किया जाए, तो कीवर्ड्स याद किया जाता है। कभी भी ये कंप्लीट नोट्स है, इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट नोट्स अपलोड है, इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे आपने लिखा सिग्निफिकेंस, है ना, तो सिग्निफिकेंस में आप क्या डाल देंगे, एक पॉइंट कि भाई इट रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी, इसको आप वहां एक्सपैंड कर देंगे। फिर आप लिख देंगे इट रिफ्लेक्ट्स आवर कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको भी एक्सपैंड कर देंगे। इट रिफ्लेक्ट्स आवर आइडेंटिटी, मत मींस व्हाट इट मींस टू बी एन इंडियन, इसको। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स बनाएंगे, तो यहां से आपको वेरी इजीली आप एग्जाम के अंदर रिकॉल कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी लाइन रटेंगे, इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमेंबर दोज लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन कैरी लिमिटेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे क्या है फेडरल सेटअप के लिए, वो तो हम बाद में बात करेंगे, क्या होता है फेडरल सेटअप और क्या होता है यूनिटरी सेटअप। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको स्टार लगा रहा हूं मैं। समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मैक्सिमम लोग इसको समझते हैं, जबकि दोनों दो चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर है, ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू विच द नेशन स्टेट इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, क्या सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो बट वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो, किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो पर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपने देख लिया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसके कुछ पिलर्स हैं। जो भी देश इन पिलर्स को सेटिस्फाई करता है, 6 पिलर्स हैं, जो भी देश इन पिलर्स को सेटिस्फाई करता है, हम कह सकते हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और क्या क्या वो पिलर्स हैं, ठीक है, वो पिलर्स क्या क्या हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक है उसमें आपका रूल ऑफ लॉ, एक एक को भी हम डिटेल में देखेंगे। एक है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शायद इधर कट जाता है वीडियो में इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। पहला है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, चौथा है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पांचवा है फ्री मीडिया। ठीक है, पांचवा है फ्री मीडिया। और जो छठा है, ठीक है, जो छठा है वो है सिविल लिबर्टीज। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है पर ये जो है, दीज आर 6 पिलर्स, दीज आर 6 पिलर्स, 6 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जिस भी मुल्क में, जिस भी देश में, जिस भी नेशन स्टेट में ये छो के छो पिलर उपस्थित हैं, भले वहां संविधान हो ना हो, वहां आप कह सकते हैं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब एक एक को हम लोग विस्तार से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं, पहला रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ को किसने दिया था, जैसे मैं मेंशन, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। रूल ऑफ लॉ को डाइसी ने, कई टेस्ट सीरीज में भी आप देखेंगे, डाइसी नाम के व्यक्ति ने रूल ऑफ लॉ को दिया था। ही वाज अ फिलोसोफर। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, इसके भी कई अलग अलग बातें हैं। पहला बात ये कहता है कि ऑल मैनर ऑफ पीपल शैल बी इक्वली सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड।
देखिए ये कहता है कि कोर्ट के आगे किसी को प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रिविलेज अवेलेबल टू एनीवन इन कोर्ट, और सभी पर कानून बराबर लगता है। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। साथ में देखिए इसका एक्सेप्शन भी नोट्स में मेंशन है। एक्सेप्शन है, जैसे आप समझ सकते हैं जो यूएस का यहाँ पर डिप्लोमेट होगा उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। राष्ट्रपति को, ठीक है, जो है राष्ट्रपति को भी आप देख सकते हैं कि कुछ इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 के तहत। गवर्नर को भी इम्यूनिटी है, ठीक है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जो फॉरेन एम्बेसी में लोग रहते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स हैं, एफर्मेटिव एक्शंस आप समझ सकते हैं। एफर्मेटिव एक्शंस जो हमारे रिजर्वेशन है उस सिस्टम में उसको एफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं। तो देखिए उनको कुछ कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं जो कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ये ऑल्दो दे वायलेट रूल ऑफ लॉ, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, ये एक्सेप्शंस है। तो कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एक्सेप्शंस होने चाहिए तो दैट दैट शुड बी अलाउड, और यही है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, देखिए ये रूल ऑफ लॉ के पिलर है। पहला पिलर था कि सभी लोग इक्वल हैं कानून की नजर में। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रिविलेज अवेलेबल टू एनीवन इन फ्रंट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट। ओके। नेक्स्ट, नो आर्बिट्ररी पावर। कहने का मतलब किसी के पास भी आर्बिट्ररी पावर नहीं है, ठीक है। आर्बिट्ररी पावर मतलब कि देखिए दो तरह का पावर होता है। एक पावर होता है कि रैंडम आर्बिट्ररी, कि भाई मैं इस देश, आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड्स आर लॉ, जो नाजी जर्मनी में था, भाई जो हिटलर ने कह दिया वही लॉ है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही लॉ है, या जो हमारे होम मिनिस्टर साहब या राष्ट्रपति जी कहते हैं। हमारे देश में पावर है, इनके पास, हमारे स्टेट में पावर है लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, पर वो पावर चेक्ड बाय है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। सो देयर इज नो आर्बिट्ररी पावर इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, तो यही है एक स्टेटमेंट है जिसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एवोर्स, एक सेकेंड, एक पेज नीचे हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एवोर्स एब्सोल्यूटिज्म, मतलब जहां भी एब्सोल्यूटिज्म है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो सकता। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है रूल ऑफ लॉ का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड नॉट द सोर्स ऑफ राइट्स। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे विश्व में ये माना जाता है कि जब इंसान, नॉट ओनली पूरे देश, मेनली वेस्टर्न लिबरलिज्म में, दैट इज वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज इंग्लैंड में, जहां से हमारा संविधान बहुत हद तक इंस्पायर्ड है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ही इज बोर्न विद सर्टेन इनहेरेंट राइट्स, ठीक है। लेकिन और कॉन्स्टिट्यूशन उन राइट्स को बताता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट, है ना। वही मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज राइट्स, नॉट द सोर्स ऑफ राइट्स। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में उसको सोर्स ऑफ राइट्स माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पिलर आ रहा है, मैंने आपको 6 पिलर बताया था, ठीक है। पहला पिलर हो गया रूल ऑफ लॉ। सेकंड पिलर दैट इज एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर आप समझ सकते हैं कि भाई इंडिया में दो तरह के सेपरेशन ऑफ पावर है। एक स्पेशल सेपरेशन ऑफ पावर है जो स्टेट और सेंट्रल के अलग अलग पावर है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सेंटर किन चीजों पे लॉज बनाता है और स्टेट किन चीजों पे लॉज बनाता है। जैसे स्टेट जो है, पुलिस, लैंड, ये सब स्टेट के अंडर में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप बैंकिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में उससे रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये दिस इज कॉल्ड स्पेशल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीन ब्रांच है हमारे पास, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तीनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, दैट इज मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू वाज अ ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर एंड थिंकर, उन्होंने दिया था, ठीक है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वहां मॉन्टेस्क्यू की चर्चा है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का फायदा क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या विंग जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से ऑथोरिटेरियन नहीं हो पाता है, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रहती है। दूसरी चीज कि वो डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी करता है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, सभी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, तो वहां पर एफिशिएंसी की कमी होगी, ठीक। तीसरी चीज, जब एक विंग को के ऑथोरिटेरियन होने को दूसरा विंग चेक करता है, जैसे लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, जब आर्बिट्ररी लॉज बना दी जाती है, जैसे एनजेएसी लॉज बनाया गया था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया किसने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं वो जो है लिबर्टी को प्रमोट करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो गे होमोसेक्सुअल वाला केस था, है ना, आर्टिकल 377, तो उस केस में
कहीं ना कहीं पहले होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम था इंडिया में, ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई किया तो कहीं ना कहीं लिबर्टी को प्रमोशन मिला। सो इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, इट प्रमोट्स डिबेट एंड कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन ऑफन लीडिंग टू बेटर डिसीजंस। ये अच्छी चीज है। आपने पढ़ा होगा केशव नंदा भारती केस, या आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब वहां कन्फ्रंटेशन हुआ पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक अच्छा चीज निकला, दैट इज बेसिक फीचर्स। उसकी भी अपनी खामियां हैं पर एक अच्छी चीज निकली, दैट इज कॉल्ड द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन, है ना। तो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल सेपरेशन। सेपरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर के भी एक्सेप्शन है, जैसे एमपी लैड स्कीम। भाई एमपी एग्जीक्यूटिव का है मेंबर, सॉरी एमपी लेजिस्लेचर का मेंबर है, ठीक है, लेकिन उसे फंडिंग मिली, वो एग्जीक्यूटिव काम करता है। आप देखेंगे जजेस लॉ बना रहे हैं, जबकि उनका काम है लॉ बनाना नहीं, बल्कि लॉ का की लीगैलिटी को देखना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो लॉ बनाते हैं। कई आप देखेंगे जैसे बॉडीज हैं, जैसे ट्राई है ना, ट्राई एक बॉडी है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी कई बॉडीज हैं जो कि हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज, पर वो लॉ बनाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट, अगर आप बात करें, ये मेंस में अच्छा चीज है कोट करने को, इंडिया में, इंडिया हमेशा बुद्धा का मध्यम मार्ग फॉलो करता है। मध्यम मार्ग कैसे फॉलो करता है? अगर आप यूनाइटेड स्टेट में देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। यूके में देखेंगे तो लिबरल है सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में देखेंगे, मतलब आप कह सकते हो यूके में एक तरह से बहुत लिबरल है, मतलब वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर जैसी कोई बात है ही नहीं ज्यादा। और इंडिया में मध्यम मार्ग है, ठीक है। इंडिया ना तो यूके जैसा टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है, सॉरी यूएस जैसा ना तो टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है, एंड ना ही यूके जैसा लूज सेपरेशन ऑफ पावर है। अच्छा, एक प्रश्न हमेशा उठता है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर रियल में वर्केबल है? तो देखिए, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दिया। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन, नो डाउट सेपरेशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर गुड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो स्ट्रिक्ट होने पे क्या होगा कि खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप देखते होंगे कि जो काम एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है, कोर्ट उसे करता है। अगर आप स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर करेंगे तो कोर्ट उस चीज को नहीं कर पाएगा। सो जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे यूएस मॉडल, वो इंडिया में वर्केबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन आप देख सकते हैं, समझाने को मैंने समझा दिया। इट इंक्रीजेस टेक्निकलिटीज ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस करना मुश्किल हो जाएगा इंडिया जैसे डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। एफिशिएंसी घट जाएगी। और पावर हमेशा याद रखिएगा, पावर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी विंग ऑफ गवर्नमेंट की, है ना। पावर हर विंग का अलग अलग डिवाइडेड सिर्फ इसलिए है कि वो एक टैंडम में, टैंडम समझते हैं, यूज सच वर्ड्स इन मींस, टैंडम में, कोलैबोरेशन में वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली सारे का एम क्या होता है, दो पाथ आर डिफरेंट बट द मेन मोटिव ऑफ ऑल द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेंस द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट, जो दो पिलर खत्म हुए, द ग्रांट ऑफ बेसिक सिविल राइट्स। आपको भी पता है कि हमें डिफरेंट तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो हमें सिविल लिबर्टीज देती हैं। चौथा है टेम्पररीनेस ऑफ गवर्नमेंट। आपको भी पता है, अभी आम चुनाव देश में जारी है, इससे अच्छा मौका क्या होगा इसको समझने का। तो हर गवर्नमेंट को इस बात का डर है कि अगर हम काम नहीं किए तो बदल दिए जाएंगे। तो और ये कौन इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट टेम्पररी है? दैट इज पीरियोडिक इलेक्शंस। फ्री प्रेस, आपको पता है भाई, हमारे यहाँ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ, ठीक है। एनजेएसी जो मैं बता रहा हूँ, उसको जुडिशरी ने इसी बात पे स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि इट इज स्ट्राइक डाउन कर दिया था इसी बात पे कि इट इज इन्फ्राइजिंग ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के छह प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिए। अब दो बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। व्हाट इज नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? भाई नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये हो सकता है कि, आपको मैंने जैसा बताया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एवोर्स एब्सोल्यूटिज्म, मतलब वो गवर्नमेंट को टायरनी होने से, ऑथोरिटेरियन होने से रोकता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है? वो बेसिकली ये कहता है कि देयर हैज टू बी अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पब्लिक ऑन वन हैंड एंड पावर्स ऑफ द स्टेट। क्यों फाइन बैलेंस होना चाहिए? देखिए, अगर स्टेट को बिल्कुल आप पावरलेस कर देंगे तो क्या होगा? अनार्की हो जाएगा, ठीक है। और आप यहीं से मुझे याद आता है रूसो की बात, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। वो नहीं रहेगा तो अनार्की हो जाएगा, भले वो एविल है लेकिन उसका रहना जरूरी है, वरना देश में अनार्की हो जाएगा। और राइट्स ऑफ द पब्लिक होना जरूरी है ताकि वो फुली अपने पोटेंशियल को
को यूटिलाइज कर सके और धीरे धीरे देश और आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, यही बात जो मैंने आपको पहले बताई, वही लिखा हुआ है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नो गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हो सकता है देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान देख लो सबसे अच्छा एग्जांपल, पर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? ना तो वहाँ पीरियोडिक इलेक्शंस है, अगर इलेक्शंस हैं तो रिग्ड कर दिए जाते हैं, ना तो वहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो भले पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा से वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है, पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, क्योंकि छह बात जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के छह प्रिंसिपल पढ़े वो इसमें मौजूद है। तो याद रखिएगा, ऑल सिक्स पिलर्स आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेंस में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इज इंडिया मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, थ्रो लाइट ऑन इट। आ सकता है 15 नंबर के सवाल में। तो अगर आपको पिलर्स ही नहीं पता होंगे तो फिर आप तो कैसे हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे इस आंसर को? भैया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो रहा है डिफाइन करें, उसके 6 पिलर्स के फ्लो चार्ट बना दिए। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए, और छोटा 10 नंबर का सवाल है, फिर बताइए कि इज, हेडिंग डालिए, इज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर बताइए कि हाँ इंडिया में चुनाव हो रहा है, आप बता सकते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ जो उसे इलीगल नहीं लगता उसे स्ट्राइक डाउन कर देता है। तीसरी चीज आप बता सकते हैं कि किस तरीके से कई ऐसे आर्बिट्ररी लॉज थे जिनको हटाया गया, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आ रहा है कि आखिर जब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने वाले ऊपर जा चुके हैं सारे लोग, तो आखिर इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इंटरप्रेट करने के कई टूल्स हैं, जैसे एक है प्रियम्बल, एंड हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। प्रियम्बल से वो देखता है कि प्रियम्बल के लाइट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जाए। आर्टिकल 366 जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिस्ट ऑफ डेफिनेशन है, दैट इज अ वेरी गुड टूल फॉर इंटरप्रिटेशन। फिर आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है, वो भी स्टेट को डिफाइन करता है कि इस फंडामेंटल राइट में स्टेट किसको लिया जाएगा। नेक्स्ट, और भी कई डॉक्ट्राइन है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा इंटरप्रेट करें कि टू गिव यूजफुल एंड प्रॉपर इंपॉर्टेंस टू ईच और एंड एवरी वर्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, वो कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें इन द लाइट ऑफ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। आप बाबा आदम के जमाने में चीजों को नहीं इंटरप्रेट कर सकते, है ना? आप ऐसे कई संशोधन हुए हैं देश के अंदर जिनको मॉडर्न चीजों से लिंक कर करके उनको स्ट्राइक डाउन किया गया कि भाई अब ये चीज ऑब्सोलेट हो चुकी है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है ना? जैसे आप अगर प्रोहिबिशन की बात करेंगे तो प्रोहिबिशन को कई ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो चाहते थे कि उसे फंडामेंटल राइट्स में डाला जाए और प्रोहिबिशन को इम्पोज किया जाए, पर उसे उसके भी लेकर डिबेट थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स देखता है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। प्रेम्बल मैंने बता ही दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, कोई भी जो रूलिंग हो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आज कल से कानून बना दूं कि भैया नूडल्स खाने वाले सभी अपराधी होंगे, तो कल से जो खाएगा वो अपराधी होगा। ऐसा नहीं है कि आज रात में जो खाया है उसको आप जेल में डाल देंगे, आज से 4 साल पहले जो खाया उसको डाल देंगे, आप इतने तारीख को चाउमीन खा रहे थे इसलिए आप जेल जाएंगे। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता है। सो व्हाट आर टूल्स, ये भी पूछा जाता है कि भाई enumerate the various tools for the interpretation of constitution। तो पहला आप लिख सकते हैं आर्टिकल 366, आर्टिकल 12 constituent assembly debates, the philosophy of preamble, objectives resolution। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, ये सब डाल के अच्छा खासा 10-15 नंबर के आंसर लिख सकते हो विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। याद रखिएगा, मैंने अपना मेंस फर्स्ट गो में निकाला, थोड़ा सा मेरा मार्क्स कम रह गया GS4 के अंदर, यहाँ पे 7-8 नंबर और होने चाहिए थे। और इंटरव्यू का तो मैंने आपको बताया ही है कि इट डूम्ड माय फेट। तो आप देख सकते हैं कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो सर्विस में सिलेक्टेड हैं इस बार। ठीक है, उनको उनसे ज्यादा मेरे मेंस में नंबर है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेंस में आप कुछ भी लिखते हैं उसको रियल लाइफ से जोड़ें, बशर्ते वो एंटी गवर्नमेंट, एंटी डिप्रेस्ड क्लास, एंटी माइनॉरिटी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल्स आर मोस्ट वेलकम। याद रखिएगा आपके आंसर को क्या ब्यूटीफुल बनाता है, एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट, डेटा, कथा कहानी सब लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कल मैंने आपको बताया था फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब पढ़े थे, उसकी हमने सारी प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स देख लिए थे। कुछ हम बात कर लेते हैं मेंस रिलेटेड फैक्ट्स उसमें। जैसे एक था क्रिटिसिज्म
वो मैंने बोला था कि हम लोग मेंस के लेक्चर में डील करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या था? कहते थे कि असेंबली वाज अनरिप्रेजेंटेटिव। क्यों अनरिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि इट वाज डन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए ऐसा क्यों किया गया, सबका एक्सप्लेनेशन है, सबका मैं खंडन कर रहा हूँ, सबका आंसर भी देना होगा ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कि उतनी इलेक्टोरल लिटरेसी देश में नहीं थी, और अगर डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता तो इतना ह्यूज प्रोसेस उस समय पे ना तो रिसोर्सेज थे ना कुछ, वो बहुत ही टाइम देखता और पावर ट्रांसफर में टाइम लगता, इसलिए वो ऐसा नहीं किया गया। बट हाँ, भले डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस वेर रिप्रेजेंटेड। ठीक। नेक्स्ट, कांग्रेस डोमिनेटेड, ये बिल्कुल ही बेकार फर्जी बात है। कई उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, आगे चल के कल भी मैंने बताया था कांग्रेस से अलग हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ, जो कि आज का प्रेजेंट बीजेपी है, उसके फाउंडर थे, वो भी कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस उस समय एक कांग्रेस नहीं था जैसा आज आप देखते हैं। कांग्रेस एक वाइड अम्ब्रेला था जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, भारतीय जनसंघ जो बाद में चला उस विचारधारा के भी लोग थे, मिड सेंटर टू लेफ्ट लोग भी थे, सेंटर टू राइट लोग भी थे, बिल्कुल सेंट्रिस्ट लोग भी थे। हिंदू डोमिनेट, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, एस एम सादुल्ला ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर एक मुस्लिम थे। फ्रैंक एंथनी एक एंग्लो इंडियन मेंबर थे, तो वो भी नहीं है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी, जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन भी आता है मेंस में। कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन एंड स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, ये बिल्कुल बेकार बात है। ये कहते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को हम यूरोप के कुछ देश और यूएसए कुछ देश से हमने उठा के जस्ट उसे छाप लिया। जैसे लोग कहते हैं कि यूएसए से हमने एज इट इज फंडामेंटल राइट छाप दिया, बिल्कुल गलत बात है। यूएसए में तो राइट टू हैव गन्स भी एक फंडामेंटल राइट है, इंडिया में है क्या? नहीं ना। हमने लिया तो कुछ अच्छी बातों को लिया, जो चीज हमारे डेमोक्रेसी को सूट नहीं करती थी उसको हमने नहीं लिया। दूसरी चीज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में लिखा गया, तब तक बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए गए थे। अब सिर्फ आप अलग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का भट्ठा तो नहीं बिठा सकते कि हम अलग बनाएंगे दुनिया से कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको बेकार बना दिए। जो भी अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी रीडिंग की गई गई डिफरेंट मेंबर्स द्वारा, है ना, और जो भी अच्छे चीज थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये कहना कि इट इज अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, ये बिल्कुल ही वाहियात और बेकार बात है। हर कॉन्स्टिट्यूशन से सिमिलरिटी भी है इंडिया की वर्ल्ड में, और हर कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी चीज भी ले गए, हर कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें जो नहीं भी ली गई, है ना। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि द बोरोइंग हैज बीन क्वाइट इंटेलिजेंट। ठीक है। दूसरी चीज कि किसी का पेटेंट तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे कि भैया हम यूएस के वाले कहेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थी, तो आप कैसे लिखिए? नहीं, जो भी अच्छी चीज थी उसे इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये बिल्कुल ही बेकार और फर्जी टाइप की, ये एक आपको बताऊं कॉलोनियल, जो इंग्लैंड के फिलोसफर्स हैं उनकी ये फिलोसफी है, ये रियल में फिलोसफी नहीं है। ठीक है। एक और चीज, वही चीज यहाँ पे देखो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप बोलोगे सर आप एक्सप्लेन करो, लिखेंगे कैसे मेंस में? उसके लिए मैं नोट्स पीडीएफ में डाल दूंगा, आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड इन चीजों को कोट करोगे भर भर के नंबर मिलेंगे। लास्ट कहा जाता है कि ये गांधीयन नहीं है। देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल नो डाउट, महात्मा गांधी वॉज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और हम आजादी के भी उनके मार्गदर्शन में ही पहुंचे। हाँ, लेकिन सोशलिस्ट का उदय हुआ तो तब गांधीयन फिलोसफी थोड़ी सी दब गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई आइडियल्स रिप्रेजेंट नहीं की गई है। पंचायती राज सिस्टम महात्मा गांधी की देन है। जो मिल्च कैटल को, जैसे काउ स्लॉटर, ये सबको बैन करना चाहिए, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेजेंट है। प्रोहिबिशन आर्टिकल 47, वो भी डीपीएसपी के अंदर है। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन आर्टिकल 46, ये भी डीपीएसपी के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज अनगांधीयन। गांधी जी की कई अच्छी फिलोसफीज ली गई हैं। हाँ, गांधी जी की, मैं फुल रेस्पेक्ट टू महात्मा गांधी, गांधी जी की कई यूटोपियन ख्यालात भी थे। यूटोपियन समझते हैं जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। अब जैसे गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर में भी तो इसी बात की, आप कह सकते हो, मतभेद थी। वो कहते थे कि जो बाबा साहब कहते थे कि टोटल कास्ट का एनिहिलेशन कर दो, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, जो सो कॉल्ड, हालांकि मैं ऊंची नीची जाते विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है तो उनका हृदय परिवर्तन होगा। तो महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे ना, वो बहुत हद तक यूटोपियन थॉट्स, तो वैसे चीजों को हटाया गया है। बट इट नेवर मीन्स कि वो एक अनगांधीयन है ना। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैवियट्स ऑफ अंबेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैवियट्स ऑफ अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब ने कुछ कह दिया, हमेशा आप मीन्स के आंसर में डाल सकते हो। बाबा साहब ने कहा कि देश आजाद हो गया है, अब आप राजनीति में हीरो वर्शिप ना करें। मतलब होता है ना कि देश में एक नेता को मान लिया गया, चाहे जो भी एक्स वाई जेड हो, और वही सब कुछ भगवान है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप किसी के फैन होंगे पर उसे भी क्वेश्चन करना मत भूलें, एक चीज। दूसरा चीज, बाबा साहब ने कहा कि, कहा गया, हाँ, बाबा साहब ने कहा, एक सेकेंड, एक पेज रिपीटेड है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई आप अवॉइड हीरो वर्शिप इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर उन्होंने कहा कि
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है until and unless it is accompanied with social and economic democracy। ठीक है, तो ये सब बाबा साहब की कैवियट्स थे, कैवियट्स मतलब वार्निंग, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं मैक्सिमम नहीं फॉलो किया गया, और इसीलिए आज आज देश कहां से कहां है। ठीक है, और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय जेंटलमैन फॉर जेंटलमैन। तो कुछ ये बातें थी जो मैं वहाँ उनकी डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में बाबा साहब ने कोट किया था। दीज आर इंपॉर्टेंट। आप मेंस के लिए दो क्वेश्चन भी है यहाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज एन अनवर्केबल कंस्ट्रक्ट कमेंट। ठीक है, दूसरा है द क्लेम दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, इसको एग्जामिन करना, आप चाहे तो लिख करके मुझे दे सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है IS थिंक टैंक, उस पर आप डाल सकते हैं। मैं एक दो दिन के अंदर कभी उसे चेक करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि इनिशियली 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब कितने हैं 25 पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स ऐड किए हैं। जैसे पार्ट 4A, ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। पार्ट 4A, पार्ट 4A क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट 4A से फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्ट किया गया था। पार्ट 9 है पंचायती राज, पार्ट सॉरी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। पार्ट 9 भी म्युनिसिपल, एक सेकंड, पार्ट 9A अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ठीक। पार्ट 9B कॉपरेटिव्स है, ठीक है। फिर पार्ट 14 है ट्रिब्यूनल्स हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऐड किए, या प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं कौन से पार्ट, आगे भी हम लोग देखेंगे जब वो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स आएगा। तो देखिए आज का जो लेक्चर था मेनली मेंस ओरिएंटेड था, इसी तरह से एक दो दिन प्रीलिम्स ओरिएंटेड, फिर उससे रिलेटेड मेंस टॉपिक्स हम लेके आएंगे, ताकि आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो, अलग से नहीं पढ़ना हो। और लास्ट में जब आप 2025 के लिए कोर्स में मेंस दे रहे होंगे, तो वादा करता हूँ हर सब्जेक्ट का एडवांस दे दूंगा, चाहे मैं जहाँ रहा हूँ। भले मैं PCS से SDM बन गया हूँ, या जो भी XYZ कर रहा हूँ, या किसी बड़ी कॉर्पोरेट में कोडिंग कर रहा हूँ, पर ये मेरा एक हॉबी है, पैशन रहा है। भले मैं नहीं बन पाया, आई मिस्ड बाई 34 मार्क्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आप भी कहोगे क्यों कहते हो, कहीं ना कहीं दिल में एक बहुत बड़ी कसक रह गई है। जब भी देखता हूँ लोगों को यूट्यूब पे माला पहनते, तो कहीं ना कहीं दिल में बहुत तेज चोट लगती है। पर ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा नहीं हुआ तो किसी और का हो। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप भले अमीर होंगे, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़े हुए, इस इन लिंक्स को उसको फॉरवर्ड करिए जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं मार्गदर्शन करूंगा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव एन हैंडसम सैलरी। नहीं जरूरत है कि यूट्यूब को मोनेटाइज करूं और वहां से मैं पैसे कमाऊं। ठीक है, थैंक यू। कुछ देर में अभी एक करंट अफेयर का भी लेक्चर आएगा 15 मिनट्स का, और एक CSET पे भी अभी लेक्चर आएगा, बहुत छोटा सा, 10 मिनट का, 7-8 मिनट का। ठीक है, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।